हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवू। आप देख रहे हैं 1990। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दीघा बस डिपो रात के लगभग 9 बजे मेरे पास एक हट्टा कट्टा सा आदमी आया और बोला, भाई साहब मेरा एक सामान है, क्या तुम उसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरा तो बस डिपो पर काम ही यही था, सवालों के सामान को उनके घर तक पहुंचाना। तो मैंने उससे कहा, हाँ साहब क्यों नहीं, कहाँ जाना है, सामान कितना है आपका? इस पर उस आदमी ने कहा, ज्यादा दूर नहीं है और सिर्फ एक ही बक्सा ले जाना है। इस पर मैंने उसे सामान के पास ले जाने को कहा तो वो बोला, सामान अभी आया नहीं है, वो रात वाली गाड़ी से आएगा, यहीं कोई 1:30 बजे के आसपास। ये सुनकर तो मैंने उसे साफ कह दिया कि इतनी रात को नहीं हो पाएगा, मगर जब उसने मजदूरी बताई तो मैं मान गया। भला 5,000 की मजदूरी को कौन मना करता है? मेरे हाँ बोलने के बाद उस आदमी ने कहा, देखो मैं तो जा रहा हूँ पर ध्यान से वो बक्सा लेकर आ जाना, और हाँ रास्ते में बोलकर भी उसे कहीं रखना मत। और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इससे पहले मैं उससे इसकी वजह पूछता कि वो बिना कुछ सुने ही वहां से चला गया। खैर जाने से पहले उसने मुझे एक पर्ची थमाई थी जिस पर एड्रेस और उस आदमी को बताने के लिए एक नंबर था, जिसे बताकर मुझे उस आदमी से वो बक्सा लेना था। उस आदमी के जाने के बाद मैं बस डिपो पर ही उस बक्से के आने का वेट करने लगा जिसमें उसका वो बक्सा आने वाला था। और जब रात के 1:30 बजे तब जाकर एक बस आई और उसमें से सिर्फ एक ही आदमी अपने सिर पर बक्सा लिए उतरा और बस से उतरते ही अपने आसपास नजरें घुमाते हुए किसी को तलाशने लगा, जिससे मुझे लगा शायद ये वही आदमी है जो वो बक्सा लेकर आया है। लिहाजन मैं उसके पास गया और वो नंबर बताया जो मुझे उस आदमी ने दिया था। नंबर बताने के बाद उस आदमी ने अपने सर से वो बक्सा मेरे सर पर रखते हुए बोला, ये लीजिए भाई साहब, लेकिन हाँ इसे भूलकर भी कहीं रास्ते में मत रखना। और वो आदमी भी ये बोलकर वहां से चला गया और मैं भी बक्सा लिए उस पते पर निकल गया। मैं अभी कुछ दूर आया ही था कि मेरी चप्पल जो अपनी आखिरी वक्त पर चल रही थी वो चलते चलते टूट गई, जिस वजह से अब मुझे अपना पाँव घसीटते हुए चलना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो रास्ता नंगे पाँव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था और उस चप्पल को ठीक करवा के अभी भी महीना भर निकाला जा सकता था। मैं अभी अपना पाँव जमीन में घसीटते घसीटते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे पाँव की दूसरी चप्पल भी टूट गई, जिस वजह से बक्सा नीचे रखते हुए मैं अपने आसपास कुछ ढूंढने लगा, कुछ ऐसा जिससे मैं अपनी चप्पल को जोड़ सकूं। आसपास नजर दौड़ाने पर वहां मुझे एक मोटे से कपड़े का बड़ा लंबा टुकड़ा नजर आया और मैं उसकी मदद से अपनी चप्पल को फिर से काम चलाऊ बना लिया। चप्पल ठीक करने के बाद जब मैंने वापस से वो बक्सा उठाकर अपने सर पर रखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये बक्सा पहले के मुकाबले अब काफी भारी हो गया है, जिस वजह से मुझे आगे बढ़ने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी और जल्दी ही मेरी हालत बदली पड़ने लगी। साथ ही मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे सर में छेद करके मेरे सर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तभी फिर से एक बार वो बक्सा नीचे रखा और अपने सर पर हाथ फेरते हुए ये जांच करने लगा कि कहीं किसी तरह का कीड़ा सर पर आकर तो नहीं बैठ गया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मुझे कुछ भी वैसा नहीं मिला तो मैंने बक्से को उठाते हुए वापस सर पर रखना चाहा, मगर अब वो बक्सा इतना भारी हो गया था कि मैं अपनी पूरी जान लगाकर भी उसे उठा नहीं पा रहा था। उस बक्से के ऐसे अचानक भारी हो जाने से मेरा माथा चकरा तो गया था, मगर मैं आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका था। तो ऐसे में मैं वो बक्सा उस पते पर बिना पहुंचाए छोड़कर चला जाता तो मुझे उन 5,000 रुपए से भी हाथ धोना पड़ता। लिहाजा मैं इस जोड़ तोड़ में लग गया कि आखिर इस बक्से को उस पते तक कैसे पहुंचाऊं। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था जिसकी मदद लेकर मैं ये बक्सा उस पते तक पहुंचा देता, जिस वजह से मैं उस बक्से को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगा और जैसे तैसे करके मैं उस बक्से को खींचते हुए उस पते के बेहद करीब पहुंच गया, मगर अचानक ही वो बक्सा गर्म होने लगा था, जिस वजह से मैंने उस बक्से को छोड़ना चाहा, मगर मैं वो बक्सा छोड़ ही नहीं पा रहा था। मेरे हाथ उस बक्से के हैंडल से चिपक गए थे। अपना हाथ
उस बक्से से ना हटा पाने के कारण मैं बहुत ही घबरा गया। साथ ही उस बक्से की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे मेरे हाथ अब जलने लगे थे। तभी वो बक्सा अचानक ही अपने आप पीछे खिसकने लगा और उस पीछे सरकते बक्से के साथ मैं भी जमीन पर रगड़ता हुआ जाने लगा। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह छिल चुका था, मगर वो बक्सा अभी भी पीछे सरकते ही जा रहा था। इसी बीच में कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उस बड़े बक्से के अंदर था, और इससे पहले मैं उस बक्से से बाहर आता कि किसी ने वो बक्सा बंद कर दिया। हालांकि मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि मुझे बक्से से बाहर निकालो, मगर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। और तभी मुझे ऐसा लगा कि वो बक्सा जिसमें अब मैं बंद था उसे कोई उठाने की कोशिश कर रहा है। बक्से के लगातार हिलने से ये तो साफ था कि कोई मुझे उस बक्से में बंद करके कहीं ले जा रहा है। वैसे तो मैं अभी भी चीखे ही जा रहा था, इस उम्मीद में कि किसी दूसरे आदमी को मेरी चीखें सुनाई दे जाएं और वो किसी तरह मेरी मदद कर दे, मगर मुझे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। और फिर जब बक्से का हिलना बंद हुआ तो मुझे ये सोचकर डर लगने लगा कि ना जाने अब क्या होगा। तभी उस आदमी ने बक्से को नीचे रखा और किसी ने वो बक्सा खोला। बक्से के खुलते ही मेरी नजर बक्से के सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसे मैं वहां देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं था बल्कि वो वही आदमी था जिसने मुझे वो बक्सा पहुंचाने के बदले में 5000 रुपए की मजदूरी देने की बात की थी। मैं उसे देखते ही एकदम से बोल पड़ा, तुमने जानबूझकर मेरे को फंसाया है, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अब चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं उस आदमी पर उस वक्त इतना ज्यादा गर्म हो रखा था कि मैं उसे कुछ बोलने का मौका तक नहीं दे रहा था। वो आदमी मुझे ऐसे देख रहा था मानो मेरे को जानता ही ना हो, जिस पर मैंने उससे कहा भी, ऐसे क्या दिख रहे हो? तो वो आदमी बोला, कौन हो तुम? उसके मुंह से ये सुनकर तो मेरा मन उसके कान के नीचे लगाने को किया कि तभी मेरा ध्यान मेरी इस बात पर गया कि वो आदमी अब कुछ ज्यादा ही लंबा नजर आ रहा है। फिर जब मैंने अपने आप को निहारा तो मैंने देखा कि मेरा कद पहले से छोटा हो गया है, साथ ही मेरा पूरा बदन सफेद पड़ गया है। ये सब देखकर मैं एकदम से बदहवास हो गया और मैं उस आदमी से चीखते हुए बोला, ये क्या किया है तुमने मेरे साथ? मैं अभी इसी कसमकस में था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ कि तभी मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी जो अब अपने घर के दरवाजे की ओर देख रहा था। फिर जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो मैं एक पल को बहुत चक्का हो गया। मेरे पांव अचानक ही थर थराने लगे और मेरी धड़कनें एकदम से बंद पड़ गईं। दरअसल दरवाजे पर मैं ही खड़ा था, मतलब कोई हूबहू मेरे जैसा ही। उसके हाथों में वो पैसे भी थे जो मुझे बक्से को पहुंचाने के बदले में मिलने वाले थे। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो जो अब मेरे शरीर में था वो वहां से चला गया, और उसके जाते ही उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुमने रास्ते में कहीं बक्सा जमीन पर तो नहीं रखा था? उसके सवाल का जवाब देते हुए मैंने हिचकिचाते हुए बोला, हाँ साहब। मेरे हाँ बोलते ही वो आदमी झुंझलाते हुए बोला, तुमसे मैंने उसी वक्त कहा था कि भूल से भी बक्से को बीच में कहीं भी मत रखना। अब भुगतो। मुझे भी अब तक ये एहसास हो चुका था कि मैंने उसकी बात को अनदेखी करके सच में बहुत ही बड़ी भूल कर दी है, और अगर इस मुसीबत से किसी तरह से बाहर निकलना है तो यही आदमी मेरी मदद कर सकता है। ये सब सोचकर मैंने उस आदमी के हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोला, कृपया करके मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लीजिए। वो आदमी हालांकि अभी भी गुस्से में ही था, मगर कुछ देर बाद जाकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर थोड़ा सोचने के बाद उस आदमी ने मेरे से कहा, देखो पहली बात तो यह है कि इस मुसीबत से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर अभी भी एक रास्ता है। ये सुनने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर जब उन्होंने कहा, देखो अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 रातों का ही वक्त बचा है, अगर इन 3 रातों में तुमने अपने शरीर में प्रवेश कर लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम हमेशा के लिए अपना शरीर खो दोगे और मुझे मजबूरन तुम्हारा सर काट कर अलग करना होगा। ये सुनने के बाद एक बार फिर मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैंने उनसे पूछा, मगर मैं अपने शरीर में प्रवेश कैसे करूंगा? तो इस पर उन्होंने बताया, देखो वो ये 3 रातें पूरी कोशिश करेगा
की पल भर के लिए भी अपनी आंखें बंद न करें। मगर ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारा शरीर है। वो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हें किस वक्त सबसे ज्यादा नींद आती है, और ठीक उसी वक्त जैसे ही वो अपनी आंख बंद करे, तुम्हें उसके सर को छूना होगा, और उसके सर को छूते ही तुम वापस अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे। मगर सिर्फ प्रवेश करने भर से काम खत्म नहीं होगा। तुम्हें तुरंत ही इस शरीर को वापस से इस बक्से में डालना होगा और बिना जमीन पर रखे मेरे पास यहाँ लाना होगा। और फिर जैसे ही मैं उसका सर काटूंगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए इस मुसीबत से आजाद हो जाओगे। ये सब जानने के बाद मैं वो बक्सा लेकर उस आदमी की तलाश में निकल गया। जैसा कि मुझे बताया गया था कि वो आदमी जिसने मेरा शरीर चुराया है, अगले 3 दिनों तक मेरी ही जिंदगी जिएगा। मतलब कि वो हर वो काम करेगा जो मैं करता था, जिस वजह से उसे ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं था। मैं उस पर नजर रखने लगा। जैसा कि मैं जानता था कि रात के वक्त मुझसे बिल्कुल भी जगा नहीं जाता, तो ये सोचकर अपने घर के बाहर रात को उसके सोने का वेट करने लगा। मगर वो सोता ही नहीं था। ऐसे ही 2 रातें बीत चुकी थी, मगर उसने अभी तक अपनी आंखें झपकाई तलक नहीं, जिससे मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। मगर तीसरी रात आते ही उसकी हालत बेहद खराब हो गई, और जैसे ही वो लेटा कि उसकी आंखें एकदम से बंद पड़ गईं। उसकी आंखें बंद होते ही मैंने तुरंत ही उसके सर पर अपना हाथ रखा, और मेरे हाथ रखते ही एकदम से मेरी आंखें बंद हो गईं। और जब मेरी आंख खुली तो मैं वापस अपने शरीर में आ चुका था। मैंने तुरंत ही उस दूसरे शरीर को उस बक्से में बंद कर दिया और उसे अपने सर पर उठाकर उसी आदमी के पास ले जाने लगा। मगर ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मुझे बड़ी थकावट महसूस हो रही थी। साथ ही सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, मगर मैं किसी तरह आगे बढ़ता ही रहा। और जब मैं उस आदमी के पास पहुंचने ही वाला था कि मेरे सर पर रखा वो बक्सा जोर जोर से हिलने लगा, मानो उस बक्से के अंदर पड़े उस शैतान को भी होश आ गया हो। अब मेरे लिए उस बक्से को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बक्सा कभी भी नीचे गिर सकता था। मगर मैं जैसे तैसे उस बक्से को लेकर उस आदमी के घर पहुंच गया। उस बक्से को उसकी दहलीज के अंदर रखते ही उस आदमी ने मुझसे कहा, मुझे वहां से बिना पीछे पलटे ही जाने के लिए कहा, और मैं भी बिना पलटे ही वहां से निकल गया। फिर दोबारा मुझे वो आदमी नजर नहीं आया। पता नहीं कौन था वो, और वो कौन सी विद्या सीख रहा था। खैर, अब मैंने पैसों का मोह छोड़ दिया है, और जो भी कमाई दिन भर में होती है, अब मैं उसी से ही गुजारा चलाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।